अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल जो हमारा पीएचडी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 हुआ था, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस सोल्यूशन में कोई भी मसला हो या मेरे मेथड में कोई मसला हो तो आप लोगों ने नीचे ज़रूर कमेंट करना है, अपने सजेशन ज़रूर देने हैं। इसके अलावा आप लोग पूरी अप्रिशिएशन के लिए भी नीचे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस टेस्ट 2 की जानिब। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन कॉपर प्लेटिंग द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज़। ठीक है, तो इसमें है पोटाशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट, और नीचे है लेड सल्फेट। तो इसमें हमने एक ऑप्शन चूज़ करना है कि कॉपर प्लेटिंग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड होता है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर प्लेटिंग में कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है। तो अब ये तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। लेकिन हम इसके जो बाकी ऑप्शन हैं इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे और दूसरा ये आपके जो आने वाले टेस्ट है उनमें भी आपकी शायद हेल्प कर ले। ठीक है, तो चले इनके जो बाकी ऑप्शन हैं इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं और कॉपर सल्फेट पे भी बात कर लेते हैं, कॉपर प्लेटिंग पे भी बात कर लेते हैं। तो इसके बाकी ऑप्शन जो है हमारे पास, सबसे पहला है पोटाशियम सल्फेट K2SO4, पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, इसका आप लोगों ने एक तो नाम याद रखना है कि इसका K2SO4 का नाम क्या है, पोटाशियम सल्फेट। दूसरा ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और इसकी यूज़ ये है कि ये फर्टिलाइजर खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। ये तीन इसकी मेन बातें ये आप लोगों ने याद रखनी है। फिर जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, जो इसका करेक्ट ऑप्शन था, वो था हमारे पास कॉपर सल्फेट, यानी इट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन कॉपर प्लेटिंग। कॉपर प्लेटिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कॉपर प्लेटिंग पे। कॉपर प्लेटिंग हमारे पास क्या होता है, कॉपर प्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ लेयर ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑन द सरफेस ऑफ एनी आइटम। किसी भी आइटम के ऊपर कॉपर की लेयर को प्लेट करना, प्लेटिंग करना इलेक्ट्रोलाइटिकली, इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉपर प्लेटिंग। तो ये बातें, चंद कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हम इसके जो बाकी ऑप्शन है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे पास इसके बाकी ऑप्शन है क्रोमियम सल्फेट और लेड सल्फेट। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास है Cr2SO4 थ्राइस। तो इसको, इसके तीन नाम है, इसको क्रोमियम सल्फेट भी कहते हैं, क्रोमिक सल्फेट भी कहते हैं और क्रोमियम 3 सल्फेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये तीन आप लोगों ने इसके नाम भी याद रखने हैं, ये आप लोग के काम आ सकते हैं। दूसरा इसकी यूजेस ये है कि ये पेंट्स, इंक्स और सेरामिक्स एंड टेक्सटाइल डाइंग, कलर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, इंक्स बनाने में, पेंट बनाने में। ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो था लेड सल्फेट। ठीक है, इसका आप लोगों ने नाम याद रखना है, लेड सल्फेट। और ये या दूसरी बात, इसका मेन बात ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे ये क्या होगा, डूब जाएगा वाटर में। इट मीन्स इट गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड कहते हैं, PPT इसको भी कहते हैं। और ये किसी भी चीज़ का पानी में बैठ जाना या किसी भी सॉल्वेंट में बैठ जाना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो प्रेसिपिटेशन तब होती है जब कोई चीज़ वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो, तो वो चीज़ उस सॉल्वेंट के अंदर बैठ जाती है, इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है। तो लेड सल्फेट भी इसी तरह है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ये सिंक्स इन वाटर, इट मीन्स इट गेट प्रेसिपिटेट इन वाटर, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और इसका नाम है लेड सल्फेट। ये चंद चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट इनटू, इसके नीचे जो अंदर है फिर वो 64 स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो देखिए ऊपर ऊपर इसके है क्यूब रूट और फिर इसके अंदर है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अंदर का स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूब रूट, और अब 64 का जो हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब अगर हम इसको मजीद अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए ये क्यूब रूट मेरे पास हो गया, इसका 8 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 2 थ्राइस। ठीक है, तो अब मजीद देखिए इसको, ये 2 3 को इधर लिख लें। अब क्यूब रूट को मैं और ज़्यादा सिंपल लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/3। ठीक है, अब इसको देखिए मजीद इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 2 क्यूब 1/3। ठीक है, अब ये इसको आप सॉल्व कर देखिए, घट जाएंगे आपस में, तो क्या जवाब बच गया, 2। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा फिर गौर से देख लें तो आप लोग को इसको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड गार्डन। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्क्वेयर्ड गार्डन है। ठीक है, इज़ 121 यार्ड स्क्वेयर, 121 यार्ड स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया है स्क्वायर्ड गार्डन का 121 यार्ड स्क्वायर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो अब ये तो स्क्वायर्ड गार्डन है तो इसकी सारी लेंथ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो कहते हैं कि इसकी लेंथ मालूम करके दे, किसी भी कोई भी लेंथ हो। ठीक है, क्योंकि इसके ये तो स्क्वायर्ड गार्डन है तो इसके सारे लेंथ आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले तो इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। याद रखें एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ, या लेंथ ज़रबे लेंथ भी आप लिख सकते, जो भी लिख लें। ठीक है, लेंथ ज़रबे विड्थ हो गया, लेंथ ज़रबे, क्योंकि अब ये तो स्क्वायर गार्डन है इसकी तो सारे लेंथ आपस में बराबर होगी, तो इसलिए मैंने लेंथ ज़रबे लेंथ लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसका एरिया दिया गया है। ठीक है, एरिया इसका में क्या है, 121 यार्ड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें तो एक ही लेंथ चाहिए ना, मतलब कोई भी लेंथ हो, कोई भी साइड हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई इसकी। अब देखिए, अब इसका मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा।
ठीक है। अब इसका जो अंडर रूट आएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, लेंथ बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 11 है, और ये यार्ड स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यार्ड बच जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ये जो स्क्वायर गार्डन था इसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है, 11 यार्ड। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। आप लोग इसको फिर भी देख लें, ये मैंने इधर इसके साइडों पे निशान लगा देता हूँ। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, इसको फिर भी आप लोग खुद भी सॉल्व कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन है। विच साइंटिस्ट प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। इस साइंटिस्ट ने कहा था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर ये जो सेल्स बनते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। जो पहले जो सेल बना होता है सबसे पहले उसी से ये सेल बनते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर इज व्हाट। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं इसको। कह रहे हैं कि 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आप लोग इसको मजीद इंशाल्लाह सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि मैं तो फार्मूला आपको लिख दिया है। इसको कैसे करना है देखें, ये हमारे पास है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएं तो देखिए इसमें ये a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है, और b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये। तो इसको आप इस फार्मूले की शक्ल में ले आएँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर ये। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार करेगा। देखिए अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हमने इसका क्या लिखना है, ये लिखने हैं फैक्टर इसके लिखने हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर जब आप लिखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो इसके फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए और इसका जो करेक्ट ऑप्शन मौजूद है वो देखिए ऑप्शन सी में है, 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लो आयोडीन अवेलेबिलिटी इन ह्यूमन काजेज द डिजीज़। यानी जब आयोडीन की कमी होती है तो ये ह्यूमंस के अंदर कौन सी डिजीज़ काज करते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है गाइटर, ऑप्शन ए। लेकिन हम इसके जो ऑप्शन हैं इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गाइटर पे बात करेंगे। तो गाइटर हमारे पास है, गाइटर इज़ द इर्रेगुलर ग्रोथ। ठीक है, इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की इर्रेगुलर ग्रोथ यानी जब उसकी ग्रोथ में इरेगुलरिटी आ जाती है या उसकी शक्ल में तब्दीली आ जाती है थायराइड ग्लैंड की, तो इस किस्म के डिजीज़ को क्या कहते हैं, गाइटर कहते हैं। अ थायराइड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड, ये एक बटरफ्लाई शेप्ड की तरह ग्लैंड है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक। ये जो हमारा नेक होता है गर्दन, इसके बेस के ऊपर ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी को गाइटर की बीमारी होती है तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस पिक्चर से देख सकते हैं ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, देखिए बटरफ्लाई की तरह है, लेकिन जैसे ही थायराइड ग्लैंड की शक्ल में या उसकी ग्रोथ में तब्दीली हो जाती है आयोडीन की कमी की वजह से, तो इस किस्म की डिजीज़ को कहते हैं गाइटर। अभी आप देखिए इसका ये ग्लैंड में तब्दीली आई है, इसकी ग्लैंड जो है ना इरेगुलरली इनलार्ज्ड हुआ है। ठीक है, या इरेगुलर ग्रोथ हुई है उसकी थायराइड ग्लैंड में, तो इसको कहते हैं गाइटर डिजीज़। और ये आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। और इसके बाद ये जो गर्दन होता है इसकी देखिए यहाँ पर ये जगह इस तरह मतलब इनलार्जमेंट होती है या मतलब गर्दन उनकी इस तरह मोटी किस्म की हुई होती है, तो इस किस्म की डिजीज़ को गाइटर कहते हैं और ये इरेगुलर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड है। अब इसके जो बाकी ऑप्शन है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है और खुलरा है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसर पे बात करेंगे। कैंसर इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो ये इस तरह होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट में एक एबनॉर्मल सेल बनता है। ठीक है, और उसकी फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, मतलब पहले एक एबनॉर्मल सेल होता है, फिर वो 2 में हो जाता है। ठीक है, फिर वो 4 में हो जाता है। ठीक है, इसी तरह वो फिर 2 में, ये फिर 2 में, ठीक है, ये फिर 2 में, ये फिर 2 में, इस तरह ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ठीक है, अनकंट्रोल डिवीजन हो जाती है और ये एक किस्म का कैंसर इख्तियार कर लेता है। ठीक है, यानी ये इस तरह फैलता जाता है, ये इस तरह फैलता जाता है, ये सेल जो है ना अनकंट्रोल डिवीजन इनकी हो जाती है। असल में ये क्या होता है, एक एबनॉर्मल सेल होता है और उससे हज़ारों करोड़ों अरबों एबनॉर्मल सेल बन जाते हैं। इस किस्म की डिजीज़ को कैंसर कहते हैं। ठीक है, अ डिजीज़ काज्ड बाय अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैंसर इज अ डिजीज़ काज्ड व्हेन सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू। और फिर इस तरह ये जो सेल था ये इस तरह जब डिवीजन की होती जाती है तो ये सराउंडिंग टिश्यूज़ में ये कैंसर चला जाता है और इस तरह ये बीमारी पूरे जिस्म में फैलती जाती है। वो एक पार्ट में होती है और इस तरह वो पूरे जिस्म को खा जाती है। ठीक है, और ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, चेंजेस इन डीएनए। हमारा जो डीएनए है इसके अंदर कोई तब्दीली आती है, उसकी वजह से ये एबनॉर्मल सेल पैदा होते हैं। और डीएनए का एक स्पेशल सेक्शन है जिसको जीन्स कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये जीन्स के अंदर मोस्टली जो तब्दीली आती है उसकी वजह से ये कैंसर का वजह बनता है। ठीक है, तो ये थी कुछ कैंसर के बारे में बातें, मेन बातें जो आप लोग के काम आ सकती हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पे यानी टीबी पे।
तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस या टीबी इज़ अ पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स। ठीक है, तो ये जो मोस्टली लंग्स के अंदर ये बीमारी इन्फेक्टियस डिजीज़ है और ये लंग्स के अंदर मोस्टली बनती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा गाँव में, और मोस्टली ये जो बड़े उम्र के लोग होते हैं इनके अंदर ये ज़्यादा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, और ये इन्फेक्टियस डिजीज़ है, लंग्स को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से खांसी और बलगम वगैरह का मसला होता है। ठीक है, और ये कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से काज होता है। तो आप लोगों ने इसकी मेन बात याद रखने की ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसको टीबी भी कहते हैं, और ये सीरियस इन्फेक्टियस डिजीज़ है, लंग्स में ज़्यादा मोस्टली होता है, इफेक्ट करता है, और इसका जो काज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये इसकी मेन बातें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हमारे पास है कोलेरा। कोलेरा इज़ एन एक्यूट डायरियल इलनेस काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये भी ट्यूबरक्लोसिस की तरह एक जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये डायरियल इलनेस है। ठीक है, मतलब डायरिया इसमें होता है ना, और ये इन्फेक्शन है किस में? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। तो दूसरा इसका मेन बात यह है कि ये वाटर बोर्न डिजीज़ है, यानी वाटर की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से काज होता है। इट इज़ काज बाय ईटिंग फूड, यानी जब आप कोई भी वो खुराक, गंदी खुराक खाएँ या वो वाटर पिए जिसके अंदर ये बैक्टीरिया हो। कौन सा? वेब्रियो कोलेरा। ये बैक्टीरिया जिस वाटर के अंदर या जिस फूड के अंदर होगा तो उसकी वजह से आपको कोलेरा होगा। तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ वाटर बर्न डिजीज़, यानी वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, और इसकी वजह से हम कोलेरा काज करते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये एक्यूट डायरियल इलनेस है, और इसके अंदर इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन होता है। ये एक वाटर बर्न डिजीज़ है, और जब हम कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंकिंग वाटर पी लें तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? वेब्रियो कोलेरा, और उसकी वजह से हमें कोलेरा होता है। ठीक है, ये इसकी मेन बातें थी, आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज नो यूनिट्स। ठीक है, अब इसका थोड़ा बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट्स। ठीक है, नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ मेयरली अ रेशियो। ये एक रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो? देखिए, इसका जो फार्मूला है, पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये एन के बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास C/V, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें ये C हमारे पास क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, इन वी क्यू, और V हमारे पास क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वी के ज़रिए से एक्सप्रेस किया जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। अब जब दोनों स्पीड हो गए तो ये तो दोनों सेम क्वांटिटी हो गई, तो सेम क्वांटिटी हो गई तो देखिए इसका जो स्पीड ऑफ लाइट है इसका भी हमारे पास मीटर पर सेकंड यूनिट हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ये भी हमारे पास मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। सो इट हैव नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ मेयरली अ रेशियो, एंड वी हैव द फार्मूला n इज इक्वल टू C/V, द यूनिट फॉर C, एंड वी कैंसल ईच अदर बिकॉज बोथ हैव मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड लिविंग नो यूनिट्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ रेशियो। तो ये सब बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसका फार्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू C/V, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, और ये जो है ना इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये सब बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 - 9 - 1 2, कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है डिटर्मिनेंट का वो है हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 × 2, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस होगा, फिर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 × -9। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये 4 × 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, ये फार्मूले का माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 1 × 9 ये हमारे पास +9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हो जाएगा 8, और ये माइनस प्लस माइनस, और इधर 9 बचाए तो ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्शन इसकी कर लें तो ये हमारे पास इसका जवाब -1 आता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसके सोल्यूशन को देख लें एक दफ़ा फिर से। ठीक है, अच्छा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। कहते हैं इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट्स है जो व्हीकल्स से पैदा नहीं होता। तो ये कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें जो है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है कि ये व्हीकल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, और ये जो CFCS है, क्लोरोफ्लोरो, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये याद रखें ये व्हीकल से खारिज नहीं होता, बल्कि ये रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ACs वगैरह हो गए, ये जो फोम होते हैं, और ये जो शादी वगैरह में एरोसोल स्प्रे इस्तेमाल होते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इन सब में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, दूसरा इसकी मेन बात ये है कि ये नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है। ठीक है, और ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, इसको आग भी नहीं लगती। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरा ये कि ये व्हीकल से खारिज नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया कि ये किससे इमिट होता है, रेफ्रिजरेटर, ACs, फोम और स्प्रे वगैरह हो गए इनसे। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 0 1 2 3। तो ये जो स्मॉलेस्ट हमारे पास प्राइम नंबर है, इसमें ऑप्शन बी है, ये C। ठीक है, ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है
7/4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 77/8 डिवाइडेड बाय 30/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, पहले है 7/4 डिवाइडेड बाय 77/8 डिवाइडेड बाय 30/5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों ने इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 77/8 डिवाइडेड बाय 30/5। ठीक है, इसको फिलहाल आप लोग रहने दें साइड पे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 77/8 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको नीचे इसके लिखेंगे 30/5, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 77/8 मल्टीपल 5/30। जब ये ऊपर जाएंगे तो ये इसका जो डिनोमिनेटर ये वगैरह चेंज हो जाएंगे। जब और ऊपर जाएगा तो ये मल्टीपल हो जाएंगे और 5/30 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। देखिए, ये हमारे साथ कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 6 30। ठीक है, और अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर तो 77 ज़रबे 1 हो गया और नीचे 8 6 6 6 7 42 8 6 48, ये हमारे पास ये रह गया। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको। अब वो जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट था उसको तो हमने सॉल्व कर लिया, वो 77/48 हमारे पास बच गया। ठीक है, और तो इसको हम आगे का इसका सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देख लिया। अच्छा, अब देखिए, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन था इसका तो 77/48 हमारे पास आ गया, तो अब इसको अब कैरी करेंगे आगे। देखिए, ये हमारे पास हो गया 7/4 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट से हमारे पास क्या आ गया, 77/48। ठीक है, अब इसके साथ भी आप लोगों ने बिल्कुल ये वाला तरतीब करना है। देखिए, 7/4 डिवाइडेड बाय 77/48। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई 48/77। ठीक है, अब ये तो बड़ा सिंपल हो गया। इसके बाद देखें, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11, यानी 11 7 77 और 7 और 7 1 7, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये 4 वाला टेबल 48 भी जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 4 48, तो ऊपर रह गया 12 और नीचे रह गया 11। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 12/11। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप लोगों ने लिखना है अपने पास। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, हमारे पास ये ब्रैकेट वाला हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये और ब्रैकेट वाले का सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, ये आप लोग अपने पास लिख लें। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 12/11, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। ठीक है, कहते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहते हैं इसका एरिया हमारे पास जो क्वांटिटी आती है इसके एरिया की वजह से वो उसका क्या यूनिट है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, एरिया आप किसी भी ग्राफ का एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटीज़ होती है ग्राफ के अंदर, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VT। ठीक है, वेलोसिटी टाइम, इसका हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब देखें, ये वेलोसिटी और टाइम से हमारे पास फिर इसका क्या जवाब आएगा, इसका जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास V और T के बराबर होते हैं। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का आप लोग को यूनिट पता है, मीटर है हमारे पास। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, देखें इसको, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग को पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो ये जब इस तरह पर जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू वेलोसिटी टाइम। तो इट मीन्स दैट वेलोसिटी टाइम एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मीटर हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू व्हाट। यानी जो क्लियर स्काई का ब्लू कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये आप लोगों ने इसका जवाब याद रखना है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, ये एक किस्म का खास MCQs है और थ्योरी का क्वेश्चन इससे आता है, तो इसका आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने इसका याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज अब्जॉर्ब्ड, टेंपरेचर इंक्रीज, लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और जो इसका उलट है वो है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अहमद अर्न्स 85,000 एंड स्पेंड्स 51,000 इन अ ईयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कहता है कि अहमद 85,000 कमाता है और 51,000 स्पेंड करता है पूरे साल में, तो इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो क्या होगी। तो देखिए, अब उसकी इनकम हमारे पास हो गई 85,000। ठीक है, और इसके यूज़ या स्पेंड या एक्सपेंडिचर इस्तेमाल, इसका हमारे पास क्या है, पूरे साल में 51,000 है। ठीक है, अब हमने इसका रेशियो निकालना है, तो इसकी रेशियो हमारे पास हो जाएगी 85,000 डिवाइडेड बाय 51,000। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये 0 को काट लें आपस में, तो हमारे पास क्या रह गया, 85/51। अब इसके ऊपर ऐसा टेबल ले जाएं जो इन दोनों को आपस में काट सके। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टेबल जाता है वो 17 वाला जाता है। ठीक है, तो 17 5 85
ठीक है, 17 वाला टेबल जब इसके ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 17,585 और 17,351। ठीक है, तो इसका हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 5/3 इसका रेशियो हमारे पास आ गया। तो इसका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास क्या है, 5/3। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम व्हाट। ठीक है, कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर ली तो इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसका टाइम पीरियड याद रखना है। इसका फार्मूला है 2 पाई लेंथ बटा ग्रेविटी अंडर द रूट। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसका इक्वेशन हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हम इसकी लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, फिर देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो हम इसकी तब्दीली करेंगे 4 टाइम्स वाली वो टाइम पीरियड हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, ये लेंथ हो गई जो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, और ये हमारे पास ग्रेविटी हो गई। ठीक है, अब हमने तो सिर्फ लेंथ इसका इंक्रीज़ करना है 4 टाइम्स, ये बाकी इसकी जो क्वांटिटीज़ है ये तो इसके अंदर कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे की वैसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए 2 पाई, अब हमने इसका लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हो जाएगा टाइम पीरियड और ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए ये अंडर द रूट से ये 4 निकलेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये एल इधर रह जाएगा और ये 2 ये 4 था तो इस अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग देख लें तो ये टाइम पीरियड हमारे पास वही जो नॉर्मल टाइम पीरियड था वो वाला हो गया और लेंथ 4 टाइम इंक्रीज़ करने की वजह से ये 2 बाहर आया, तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 और ये वो नॉर्मल वाला टाइम पीरियड है, तो ये हमारे पास टी हो गया। तो अब देखिए इससे आप लोग क्या खस करते हैं कि जो नया टाइम पीरियड है वो हमारे पास डबल द नॉर्मल टाइम पीरियड। इट मीन्स दैट व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स डबल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आप लोग को समझ आ गई, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन जो इंशाल्लाह टॉपिक जिसने पढ़ा होगा उसको समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ गिवन ऑफ बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल नीड। ठीक है, कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या गिवन ऑफ करता है। तो पहले तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास होता है CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बन जाता है जो कि प्लांट गिवन ऑफ करते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इसको खारिज कर देते हैं और इन्वायरमेंट से फिर कौन लेता है इसको, एनिमल लेता है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट द गैस गिवन ऑफ बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना बाहर आता है जो कि एनिमल को नीड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो 3 की डिविजिबिलिटी आप लोगों ने कैसे चेक करनी है। ठीक है, आप लोगों ने जितनी भी नंबर्स हो, मिसाल के तौर पे 1 2 3 ये एक हमारे पास नंबर है, आप लोगों ने इसकी डिविजिबिलिटी 3 पे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंडिविजुअली ऐड करें 1 + 2 + 3। अब इसको इंडिविजुअली आप ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 1 + 2 3 और 3 + 3 6। अब आप 6 आ गए ना इसका जवाब, तो अब 6 को चेक करने के लिए 3 पे डिवाइड है कि नहीं, तो ये देखो 3 पे डिविजिबल है, इसका 2 हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो इट मीन्स दैट जब ये 6 3 पे डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 भी डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका हमारे पास ये एक तरीका है, मेथड है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब हम इसको एक एक को चेक करेंगे। देखिए अब पहला है हमारे पास 219। अब आप उस इंडिविजुअली इसको ऐड कर लें 2 + 1 + 9। तो जब ये इंडिविजुअली ऐड होते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 + 1 3 और 3 + 9 12। ठीक है, अब आप चेक कर लें कि 12 3 पे डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए ये हमारे पास डिविजिबल है, यानी 4 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इट मीन्स दैट 219 भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। तो 219 भी डिवाइड हो सकता है 3 से। फिर है हमारे पास 433। तो इसमें मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये 433 नहीं है बल्कि ये 432 है। ठीक है, तो हम 432 के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 432 जब हो तो ये हमारे पास होता है 4 + 3 + 2। अब आप इसको ऐड कर लें तो ये हमारे पास आता है 9। ठीक है, अब 9 को आप चेक कर लें तो वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स दैट 432 भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, 219 भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसको हम लोग साइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1512। ठीक है, इसको आप चेक कर लें। देखिए 1 + 5 + 1 + 2, तो 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9। तो 9 भी कम्प्लीट डिविजिबल बाय 3 है 3। ठीक है, तो इट मीन्स दैट 1512 और 432 और 219 ये तीनों कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यही जो हमारे पास ऑप्शन डी रह गया ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखिए 1645, तो आप इसको जमा कर लें 1 + 6 + 4
प्लस 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, तो 16 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब ये 16 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स दैट 1645 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि ये आपने जो इधर ये आंसर दिया है 433, तो 433 भी यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाई 3 है, लेकिन ये मुझसे मिस्टेक हुआ था, ये असल में 432 है। लेकिन अगर इसी के लिहाज से देखा जाए, इसी पेपर के लिहाज से, तो इसमें ये 1645 भी नॉट कम्प्लीट डिविजिबल बाई 3 है और 433 भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन असल में ये जो मैंने MCQs बनाई थी उसमें 432 है, लेकिन यहाँ पर मिस एडिटिंग हुई थी मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास H2O है, HF, HCl और NH3, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया वाटर, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये अमोनिया NH3, ठीक है। तो याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में भी होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी होता है और अमोनिया में भी होता है, सिवाय HCl के। HCl के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, सिवाय HCl में, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन HCl, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आखिरी इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, ठीक है। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी अलग लिख लेंगे, नाइट्रोजन को भी अलग लिख लेंगे और ऑक्सीजन को भी अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करेंगे और इससे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो याद रखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा +1 और प्लस फार्मूले वाला, फिर हमारे पास नाइट्रोजन का तो वो मांग रहे हैं, ठीक है, और प्लस ये फार्मूले वाला, और फिर ये 3 है, ये इसको हम इधर लिख लेंगे और साथ में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, -2, ठीक है। और ये सारा जो नाइट्रिक एसिड होता है ये किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा +1 प्लस नाइट्रोजन और प्लस ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 - 2, ये हमारे पास हो जाएगा -6 = 0, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद देके सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास +1 प्लस n और ये आपस में +- +6 हो जाएंगे = 0, ठीक है। अब ये +1 और -6 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, n -5 = 0। अब ये -5 इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा n = +5। इट मीन्स दैट नाइट्रोजन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +5 इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है वो हमारे पास +5 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ऑब्जर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व फिनोमेना ऑफ व्हाट, यानी जो ब्लॉटिंग पेपर इंक को ऑब्जर्व कर लेता है वो कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल करता है। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ये कैपिलरी एक्शन के जरिए से वो इंक को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं, कह रहे हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स मैयर 3x + 5 एंड 9x - 5, द वैल्यू ऑफ x इन दीज 2 एंगल्स आर व्हाट, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों ने कुछ चंद बातें याद रखनी है, वो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो कुछ एंगल्स होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 आ जाए, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम हमारे पास 180 आ जाए। अभी आप इन कुछ डायग्राम से देख लेते हैं, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक 2 डायमेंशनल कोई प्लेन है, ठीक है। तो इसमें देखें आप, इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड कर लेते हैं 60 + 30, तो देखिए इनका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। सो these 2 angles यानी 60 and 30 आर एक्चुअली कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑन द अदर एंड अगर आप इन दो एंगल्स को देख लें तो ये है 50 और 130, आप इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास आता है 180। सो इट मीन्स दैट दीज 2 एंगल्स 130 एंड 50 आर एक्चुअली सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की जानब जाते हैं, वहाँ से हमें जो दिए गए हैं वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कहते हैं 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये 2 एंगल है हमारे पास, 3x + 5 प्लस 9x - 5, कहते हैं कि ये इनका ये जो ज़ाहिर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम हमारे पास 180 होगा। अब हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि इसमें ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो देखिए ये तो सिंपली ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 5 और ये प्लस जो इसको ब्रैकेट को खत्म करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x - 5 = 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये 3x और ये 9x आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इनको देख लें, ये +5 है और ये -5, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, 12x = 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम x को इधर छोड़ देंगे और ये 180 / 12, ये 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें तो इसका हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा,
इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 15। आप लोग इसको सॉल्व कर लें, आप लोग को इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 15 है। ठीक है, अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये एंगल्स हमारे पास 180 के बराबर आते हैं या नहीं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखें। अब एक था हमारे पास, पहला एंगल हमारे पास क्या था 3x प्लस 5 और दूसरा एंगल हमारे पास क्या था 9x माइनस 5। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली 15, अब आप इसके अंदर इसको पुट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 15 प्लस 5 और ये 9 और इसकी 15, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई माइनस 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 15 45 और प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 50। ठीक है, मतलब एक एंगल हमारे पास 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसको देखें, ये 9 और 15 है तो ये हो जाएगा 9 45 और ये 135। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 135 और ये माइनस 5, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया 130 डिग्री। तो अब देखें, ये जो 3x प्लस 5 था इसकी वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आ गई, ये 9x माइनस 5 इसकी वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री आ गई। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, देखिए 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री हमारे पास 180 डिग्री आ गया। सो इट मीन्स दैट 3x प्लस 5 एंड 9x प्लस 5 वर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है 15, ये भी हमारे पास करेक्ट है। सो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने इसका जो x की वैल्यू थी वो भी मालूम कर दी और साथ में प्रूफ भी कर दिया कि दीज टू एंगल्स व्हेन वी ऐड देम इट बिकम्स इक्वल टू 180, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है इफ़ 0.13 मल्टीपल पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, 0.13 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये हमें दिया गया है। कहते हैं कि देन p इज इक्वल टू व्हाट, तो इसमें ये p की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 0.13 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.13 है इसको इस साइड पे लाएंगे। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और नीचे हो जाएगा 0.13। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1300 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 13 और इधर तो हमारे पास पी स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसको देखिए डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, सो इट मीन्स दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हमें तो सिंपल पी की वैल्यू चाहिए पी स्क्वायर की नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर द रूट लेंगे, यानी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 100 का अंडर स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 10। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई 10। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है और ये देखिए ये इसका सोल्यूशन है, आप लोग इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा अब नेक्स्ट है प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम व्हाट, यानी पौधे अपनी खुराक ग़ज़ा वगैरह सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लेता है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। पहले ये आप लोग देख लें, यानी प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से लेता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इनके जो बाकी ऑप्शन है इनके ऊपर बात कर लेंगे, क्लोरोफिल के ऊपर बात कर लेंगे और साइल क्यों एक जो है ना साइल से क्यों खुराक लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है प्लांट, इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका बात यह है कि द प्लांट मेनली रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द साइल, यानी पौधे जो अपनी ग़िज़ा लेते हैं वो ज़्यादातर किससे लेते हैं, साइल से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं। ठीक है, तो इसका वजह क्या है, साइल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे क्या करता है, ये सॉइल इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करता है, देखिए द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर मौजूद है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, और ये एक ट्रायो बनाता है NPK। ठीक है, NPK, तो NPK ट्रायो बनाता है जिसकी वजह से ये जो है ना सॉइल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। इसके अलावा इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। सो इट मीन्स दैट प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास ऑप्शन डी था। अच्छा, तो ये तो हमने सॉइल पे बात कर ली, इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफिल पे। ठीक है, तो चलिए क्लोरोफिल को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लोरोफिल क्या चीज़ है, देखिए क्लोरोफिल आर नेचुरल प्लांट पिगमेंट। ठीक है, ये प्लांट के अंदर एक पिगमेंट मौजूद है, इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। दैट कैन ऑब्जर्व सनलाइट, ये सनलाइट को जज़ब करता है, सनलाइट को जमा करता है। ठीक है, एंड यूज़ इट्स एनर्जी, और वो जो सनलाइट इसने ऑब्जर्व किया होता है उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम CO2 एंड H2O, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस व्हाट, कौन से प्रोसेस के जरिए से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे पास क्या है, देखिए CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये प्लांट के अंदर हो रहा है, ये क्या होगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O मिलेंगे किसके ज़रिए से, सनलाइट के ज़रिए से, और ये सनलाइट कौन लेगा, क्लोरोफिल ला कर देगा प्लांट को। ठीक है, तो ये दोनों मिलके फिर क्या बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो मेन मॉलिक्यूल बनता है वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके साथ ऑक्सीजन भी गिव ऑफ करता है प्लांट। ठीक है, तो मेन बात हमारी ये है कि ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करना फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक कार्बोहाइड्रेट फूड फॉर द प्लांट।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अकर इन ऑल ग्रीन टिश्यू, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? अकर इन ऑल ग्रीन टिश्यू, ये जितने भी ग्रीन टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर उसके अंदर पाए जाते हैं। थ्रो दे आर कंसंट्रेटेड पार्टिकुलर इन द लीफ मेसोफिल, ये जो लीफ मेसोफिल होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्लोरोफिल भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो द ग्रीन कलरेशन कम्स फ्रॉम द क्लोरोफिल कंसंट्रेटेड इन द ग्रेन ऑफ प्लांट्स। अब ये जो लीफ होता है ये ज़्यादा मोस्टली आपने देखा होगा ज़्यादातर पौधों का या प्लांट्स का लीफ बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रीन होता है। तो ये ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि लीव के जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल पे कहाँ पर होता है? ये ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये देखिए ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रोमा और ये इसका ग्रेना है, ठीक है। इसी ग्रेना के अंदर ये क्लोरोफिल पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इस देख ले आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जितनी भी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं? जो लीफ के मेसोफिल टिश्यू होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी वजह से लीफ की मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोफिल भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि लीफ का ये ग्रीन कलर ज़्यादातर क्यों होता है, तो लीफ का ग्रीन कलरेशन क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, इनमें से किस एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अब हर एटम के अपने आइसोटोप्स होते हैं, हमने आइसोटोप के बाद आइसोटोप पे बात नहीं करनी, हमने उस एटम की ओवरऑल बात करनी है, ठीक है। तो देखिए अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है, ठीक है। इस 8 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो हमारे पास क्या है? 16 है। और एटॉमिक मास क्या होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ होता है। अब हमने ऊपर बात की ना कि एटॉमिक नंबर से हमने ये अखज़ किया था कि इसके अंदर क्या है? 8 प्रोटॉन है। तो जब इसके अंदर 8 प्रोटॉन हुए तो ज़ाहिर है इसके अंदर 8 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे, तब जाके इसका एटॉमिक मास 16 बनता है। तो इट मीन्स इट हैव 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऑक्सीजन के अंदर तो 8 न्यूट्रॉन हो गए, तो ये इसका जवाब तो ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ये कार्बन पे पहले बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन पे पहले बात नहीं करते, पहले कार्बन पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास क्या होंगे? इसके पास 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? इसका एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, ठीक है। तो जब इसके पास 12 एटॉमिक मास है तो इट मीन्स दैट इट हैव how many proton? 6 proton and 6 neutron, so that it makes atomic mass 12। तो इसके अंदर भी देखें 6 न्यूट्रॉन हो गए इसके अंदर, कार्बन के अंदर। अच्छा, अब ये भी नहीं हुआ इसका जवाब, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे किस पे? ये नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। और इसका एटॉमिक मास क्या है? ये इसका एटॉमिक मास 14 है, ठीक है। अब तो इसका क्या मतलब हुआ? 7 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसका जब एटॉमिक मास 14 है तो इट मीन दैट इट हैव हाउ मेनी प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में मांगा जा रहा था डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, यानी कौन सा आइटम है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो अब ये तीनों ऑप्शन तो हमने देख लिया, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है, कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंदर 7 न्यूट्रॉन है। तो इट मीन्स दैट हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, और इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखिए क्यों नहीं होता इसके अंदर न्यूट्रॉन, देखिए हम बात कर लेते हैं इसका, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इसका जो प्रोटियम आइसोटोप है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्रोटियम को मेनली हाइड्रोजन कहते हैं। इसके बाकी जो आइसोटोप है उसके अंदर न्यूट्रॉन है, लेकिन जो इसका पहला आइसोटोप है वो सबसे ज़्यादा है, आई थिंक 99 है कि 96% उसका टोटल जो हाइड्रोजन जिसको कहते हैं वो हमारे पास प्रोटियम है। अब प्रोटियम क्या है? प्रोटियम है H11, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इट मीन्स दैट इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अब जब इसका एटॉमिक मास हमने बात की कि इसका एटॉमिक मास क्या है? 1 है। सो इट मीन्स दैट अभी अब हमने ऊपर बात की कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, तो एक तो इसके अंदर प्रोटॉन हो गया और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। तो जाहिर है अब इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे, तब जाके इसका एटॉमिक मास 1 आएगा ना। तो इट मीन्स दैट प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव 0 न्यूट्रॉन, और इसी प्रोटियम को ही मेनली हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट है द फार्मूला यूज टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या है? अब देखिए सर्कमफेरेंस क्या चीज़ होती है? देखिए ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो सर्कल का इर्द गिर्द जितना भी इसकी बाउंड्री होती है या इसकी बाउंड्री लेंथ होती है ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो इसको मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास 2πr, यानी द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कैन बी मेजर्ड बाय द फार्मूला 2πr। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, और सर्कमफेरेंस कहते हैं द कंप्लीट बाउंड्री लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, और ये इसका फार्मूला है 2πr, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय व्हाट। यानी जो प्रोथ्रोम्बिन कोएगुलेटिंग फैक्टर एक प्रोटीन है वो जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारा हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो वो किस प्रोटीन के ज़रिए से वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के ज़रिए से वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। यानी जब भी आपके हैंड या आपकी बॉडी में जहाँ पे भी कोई कट लग जाए, ठीक है, या कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो उस इंजरी की वजह से खून जो निकले या कट की वजह से कोई खून निकले, तो वो खून आपने देखा होगा कुछ मिनट या कुछ सेकंड बाद वो जम जाता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई जानवर वगैरह ज़बह करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो उसका ब्लड आप लोगों ने देखा होगा 2-3 मिनट बाद क्लॉट हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट बिकॉज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन कोएगुलेशन फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, या एक प्रोटीन है जो कि कौन रिलीज़ करता है, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इनके जो बाकी ऑप्शन हैं इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी बात कर लेंगे ताकि आप लोगों को कुछ नॉलेज गेन हो सके। इसके जो बाकी पार्ट्स है, टाइप्स है, वो सॉरी ऑप्शंस है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन पे बात कर लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन मेड बाय द लिवर। इसको बनाता कौन है, लिवर बनाता है, बट रिलीज्ड बाय व्हाट, प्लेटलेट्स। यानी इनको बनाता लिवर है लेकिन रिलीज प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। सो इट इज़ द वन ऑफ द सेवरल सब्सटेंस नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर। इसको क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं और कोएगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं। व्हेन यू गेट अ कट और अदर इंजरी, जब आपको कोई कट या इंजरी हो जाए दैट कॉजेज ब्लीडिंग, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो जाए, यूर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। तो ये वर्क करके, काम करके क्या हो जाता है, ब्लड को क्लॉट कर लेता है, ब्लड को जमा लेता है, इसके बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। सो प्रोथ्रोम्बिन इज मेड बाय द लिवर बट रिलीज बाय प्लेटलेट्स। तो ये बातें आप लोगों ने, इसकी मेन बातें याद रखनी है। इसको बनाता कौन है, लिवर बनाता है, और प्रोथ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर या कोएगुलेशन फैक्टर। और ये जब भी आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो वो जो ब्लड क्लॉट हो जाता है वो प्रोथ्रोम्बिन की वजह से होता है। इसको बनाता लिवर है और रिलीज कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स पे, जो इसके बाकी ऑप्शंस में थे। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। जो हमारे बॉडी में WBC सेल्स है उनके ये एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर इम्यून सिस्टम। ये आपके मुदाफ़ती जो निज़ाम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हेल्पिंग योर बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ लड़ने में ये हमारी हेल्प करता है। तो हाई लिम्फोसाइट्स ब्लड लेवल्स इंडिकेट योर बॉडी इज डीलिंग विद एन इन्फेक्शन और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अगर आप लोगों ने देखा होगा जब आपको कोई डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट करा लें, तो उसके अंदर ये जो हाई लिम्फोसाइट ब्लड लेवल यानी LBL एक होता है, इसके अंदर हमारे जो टेस्ट होता है उसके अंदर LBL आप लोगों ने देखा होगा, जब इसका लेवल ज़्यादा होता है तो इट मीन्स दैट आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स हमारी हेल्प करता है इन्फेक्शन के दौरान, बॉडी के इन्फेक्शन के दौरान लड़ने में हेल्प करता है। सो जब आपका LBL लेवल ज़्यादा होगा तो इट मीन्स दैट योर बॉडी इज डीलिंग विद व्हाट, इन्फेक्शन और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। कोई जख्म वगैरह के जरिए के खिलाफ आपकी बॉडी लड़ रही है, इसका हाई लिम्फोसाइट ब्लड लेवल का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो लिम्फोसाइट्स पे हमने बात कर ली। फिर इसके बाद हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। ये जो RBCs होते हैं इनको एक्चुअली एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। तो RBCs क्या है हमारे पास, ये सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, ये ब्लड के सेल्स है, मिलियंस ऑफ विच इन द सर्कुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स का सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। गिव द ब्लड इट्स करेक्टरिस्टिक कलर। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो एरिथ्रोसाइट्स या RBC की वजह से होता है। ब्लड को कलर देने का जो करेक्टरिस्टिक है ये एरिथ्रोसाइट्स का है। एंड इट आल्सो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। लंग्स से टिश्यू के तरफ जो ऑक्सीजन ले जाने का काम होता है वो भी RBCs का होता है, ठीक है। यानी हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए, वो पहले कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। अब लंग्स से टिश्यू की तरफ ले जाना किसका काम है, RBCs का काम है, एरिथ्रोसाइट्स का काम है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। अच्छा, फिर हम बात करेंगे मोनोसाइट्स पे। मोनोसाइट्स क्या है, ये भी WBCs के लार्जेस्ट टाइप है, ये भी टाइप है लेकिन ये लार्जेस्ट टाइप है। मोनोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन जर्म्स। ये भी अटैकिंग और जर्म्स को तोड़ने में, मारने में या बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं बैक्टीरिया एंड जर्म्स। मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल। इनको फेगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फेगोसाइटिक मतलब है दे मीन्स दे ब्रेक डाउन इन्फेक्शंस बाय ईटिंग देम। यानी ये इन्फेक्शंस को क्या करता है, तोड़ता है, बाय ईटिंग देम। यानी जो भी इन्फेक्शन हुई पड़ी होती है उसको ये ब्रेक डाउन इसकी कर लेते हैं, उनको खा लेता है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज फेगोसाइटिक सेल्स। ये कुछ मेन बातें थी एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के बारे में, और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में हमने बात कर ली। तो ये सब बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। यानी 9 के जो पहले 5 मल्टीपल्स है उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 9 के पहले 5 मल्टीपल कौन से देखे, 9 ज़रबे 1 9, 9 ज़रबे 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। तो ये हुए 9 के पहले 5 मल्टीपल्स, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको ऐड करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 जमा 18 जमा 27 जमा 36 जमा 45। अब हम इसका ऐड करेंगे, फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो आप लोग को तो एवरेज का फार्मूला मालूम है, पहले इनको ऐड करना है, फिर इनका क्या करना है, जितने भी नंबर्स है वो टोटल लिखने हैं। तो हमारे पास कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। तो नीचे आप लोगों ने 5 लिखने हैं। अभी आप इनको ऐड करें तो ये 9 जमा 18 हमारे पास 27 हो गए, 27 जमा 27 ये हमारे पास 54 हो गए, 54 जमा 36 ये हमारे पास हो गया 90, और 90 जमा 45 ये हमारे पास हो गया 135। और 135 को आप लोगों ने 5 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा 27। यानी 135
27/5 से हमारे पास क्या आता है 27 आता है. सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 27. ऑप्शन बी इसका हमारे पास करेक्ट है. अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. कहते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, उसके 3 जो एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला और ये, ठीक है. तो ये एंगल्स हमारे पास कौन से रेशियो में दिए गए हैं? आर इन द रेशियो 1 1 और 2. तो कहते हैं कि इस ट्रायंगल के जो एंगल्स है, 3 एंगल्स है, उनका रेशियो ये है हमारे पास. तो ये एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है. तो इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं. देखिए, पहले तो आप लोगों को याद रखने के ट्रायंगल में जितनी भी एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, ठीक है. उन 3 एंगल का सम जो होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है. तो अब देखिए, जब बात हो रही है कि इसमें एक एंगल एक रेशियो का है, दूसरा भी एक रेशियो का है, तीसरा हमारे पास 2 रेशियो का है, तो इट मीन्स दैट ये जो 2 एंगल होंगे वो हमारे पास सेम होंगे और ये वाला हमारे पास इसका डबल होगा, किसी भी एक का डबल होगा. अब देखिए, अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए उनमें देखना है कि कौन सा जो हमारे पास एंगल्स है वो 180 के बराबर है, सम उनका 180 के बराबर है. और ये भी देखना है कि कौन कौन से एंगल हमारे पास दोनों बराबर है और फिर ये यहाँ पे डबल है, ठीक है. तो देखिए, पहला है हमारे पास 20 और 60. ये तो गलत हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है. हमारे लिए क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए पहले 2 एंगल, और जो दूसरा है वो इसका डबल होना चाहिए, किसी भी एक दो का, ठीक है. अब ये है 30 और 50 है, तो ये भी हमारे पास गलत है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है. ये देखिए, ये 50 और 50 है, ये ठीक है, लेकिन अगर ये 100 होता तब हमारा ये 1:2 रेशियो वाला बात ठीक होती, लेकिन यहाँ पर तो 80 है जो कि इसका डबल नहीं है, तो इट मीन दैट ये भी गलत है. अब रह गया हमारे पास ऑप्शन सी. इसमें आप देखें, ये 45 है, ये 45 है, इट मीन दैट ये भी एक रेशियो होगा, ये भी एक रेशियो होगा, और ये दूसरा इसका क्या है? डबल है. 45 डबल क्या है हमारे पास? 90 है. सो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है. और आप लोग देख लें, 45 और 19 को पेयर कर लें तो इनका जवाब भी हमारे पास 180 डिग्री आता है. हालांकि जो दूसरे हैं उनका भी 180 आता है, लेकिन उनकी रेशियो हमारे पास सेम नहीं आ रही. सो 180 और ये जो 45 और 90, ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है. ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफिल इज अ नेचुरल अकरिंग चेलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज. कहते हैं क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल हमारे पास क्या है? तो क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम पड़ा है वो हमारे पास मैग्नीशियम है. तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखिए, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, और इसमें देखें सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है. तो इसका ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, और इसका सेंट्रल एटम याद रखना है कि इसका सेंट्रल एटम हमारे पास मैग्नीशियम है, और ये ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज. कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो आप लोगों ने ये 2 बात याद रखनी है. जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है. ये जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. और सबसे जो लोवेस्ट या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? फ्रांशियम, ठीक है, फ्रांशियम. और सबसे जो हाईएस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है. तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है. अच्छा, तो अब थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम. ये किसी भी एटम की वो एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट टू इट सेल्फ एन इलेक्ट्रॉन, कि वो अपनी तरफ खींचे किसी को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचे शेयर्ड विद अनदर एटम. जब 2 एटम्स होते हैं केमिकल बॉन्ड में, उसमें से एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचे, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है. मिसाल के तौर पर ये 2 एलिमेंट है, ये इन लोगों ने आपस में इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, या कोई भी बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है. तो देखें, ये इस तरह एक केमिकल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन या ये बी जो है ना ए से खींच रहा होता है, या ए जो है ना ये बी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है. तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है. यानी एक एटम का दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना इन केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा, अब इसमें 3 कंडीशंस हैं. कितनी कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है. अब अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इफ़ द 2 बॉन्डेड हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब H2 के दरमियान जो बॉन्ड है, H और H के दरमियान, इनका इसको कहते हैं इसका इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. इसका जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों सेम एटम्स है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी. सो इफ द 2 बॉन्डेड एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, सो दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली इन कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे, और इसको कहते हैं इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको जो है ना म्यूचुअल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग भी कहते हैं. सिमिलरली, अगर द इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड आर मोर अट्रैक्टेड, अब अगर इसमें से एक एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है और दूसरा कम खींच रहा है, तो इट मीन्स दैट इसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फिर क्या होता है? वो बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. मिसाल के तौर पर जो HCl है, इसमें ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H. सो दैट्स वाई इसके अंदर ये जो HCl होता है, इसके अंदर H के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है. तो नेगेटिव साइन क्यों होता है? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है. सो इस किस्म के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उसको कहते हैं इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इनमें से अगर एक की थोड़ी ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा.
समझ आ गई। अच्छा, अब इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आर वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क हो, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर एट ऑल, तो इसमें यही सब होता है कि फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना इक्वली शेयर नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, एक जो है ना एक एटम पूरा के सारा इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेता है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। तो इस किस्म के बॉन्ड को कहते हैं अयानिक बॉन्ड। जैसे हमारे पास NaCl है, इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें ये जो सोडियम है ये क्लोरीन से लो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, दैट्स वाई क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट हैव नेगेटिव चार्ज एंड सोडियम हैव पॉजिटिव चार्ज। सो इट मीन्स दैट जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, सो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, अयानिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कुछ चंद बातें आप लोगों ने याद रखनी है। जब दोनों एटम्स की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा तो ये अयानिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये चंद बातें ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट। कह रहे हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो ये हमें क्या देता है। देखिए, सर्कमफेरेंस हमने पीछे पढ़ा था, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, 2r। ठीक है, तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, ये r और आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह गया, पाई। इट मीन्स दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, अब MCQs नंबर 33 पे बात कर लेते हैं। लेट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमें एक इक्वेशन दी गई है कि कंडीशन दी गई है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने ये कंडीशन अपने सामने रखनी है। कहते हैं कि फिर इस कंडीशन के मुताबिक y इज इक्वल टू 4, यानी y 4 के बराबर होता है जब x की वैल्यू हमारे पास 3 होती है। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जब y की वैल्यू 9 हो। ठीक है, तो अब हमें ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी दी गई है इससे हम k की कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हम इनके ऊपर ये जो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो कंडीशन है हमारे पास y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के बाद क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट इज डॉट 1 और एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम k लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा k बटा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको हम एक दूसरे शक्ल में भी लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन आप लोग याद रखें। अब हम जाएंगे अपने जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा हमें दी गई है कि गिवन डेटा में क्या कहा है कि y की वैल्यू 4 होती है जब x इज इक्वल टू 3 हो। अब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जब y की वैल्यू 9 हो। अब हम ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई है इनके ज़रिए से हम k की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, और फिर k की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, या इस इक्वेशन जिसमें आप पुट करते हो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम पहले क्या करेंगे, देखें ये वाली वैल्यूज़ डाल के हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 9। इट मीन्स दैट कांस्टेंट इज 36। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36, 9 4 36। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू आ गई है तो हम आसानी से x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं जब y इज इक्वल टू 9 हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जब y इज इक्वल टू 9 हो। कौन सा इक्वेशन लगाए, जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, चलिए हम ये वाला लगा लेते हैं, k इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम y को इस साइड पे लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k बटा वाई। ठीक है, अब देखें, अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 36 और y की वैल्यू दी गई है 9। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लें, ये हमारे पास जब डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 36। ठीक है, तो इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये तो सिंपल है, ये हमारे पास x हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, यानी x की वैल्यू 2 होगी जब y इज इक्वल टू 9 होगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज एट ऑप्शन बी। ठीक है, यानी जब x की y की वैल्यू 9 होगी तो x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ वी हीट वन एंड ऑफ मेटालिक रॉड, यानी जब हम मेटालिक के रॉड के एक एंड को हार्ड हीट करते हैं, द अदर एंड गेट्स हार्ड, दूसरा एंड भी इसका हार्ड हो जाता है। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज व्हाट, यानी यहाँ पर ये जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है ये कौन सा वाला है, यानी मतलब जब हम मेटालिक रॉड के एक एंड को हार्ड करते हैं या हीट अप करते हैं तो इसका ये दूसरा एंड होता है वो भी हार्ड हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड है, मतलब जब हम इस जगह को हीट करते हैं तो ये हीट इस तरह फैलती जाती है फैलती जाती है फैलती जाती है और ये जो है ना पूरे मेटालिक रॉड को हार्ड कर लेता है। सो दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड इज कॉल्ड एज
इसको कंडक्शन कहते हैं। ये इस तरह हीट कंडक्ट हो रही होती है, आगे जा रही होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है। तो अब हम ये जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करें कंडक्शन की। ये जो अभी मेटालिक रॉड था, इसके अंदर ये जो सारा मेटालिक रॉड हीट हो गया, हार्ट हो गया, तो ये कैसे हुआ। सो एंड कंडक्शन में ये होता है कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब इसके ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हुई वो बाय डायरेक्ट कंटेक्ट हुई। डायरेक्ट कंटेक्ट का मतलब ये है ना कि ये देखिए इनमें कोई खला या स्पेस नहीं है, ये डायरेक्ट एक कंटेक्ट में है। तो इसके अंदर ये जो कंडक्शन होती है, ये एक एक पार्टिकल इस तरह हार्ट होता जाता है, हार्ट होता जाता है, और ये पूरा जो है ना ऑब्जेक्ट हार्ट हो जाता है। दूसरी बात फिर है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में ये होता है कि द हीट ट्रांसफर टेक्स विद इन द फ्लूइड। मतलब मिसाल के तौर पे अभी मैं आप लोग आगे पिक्चर में दिखाऊंगा, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लूइड के अंदर जो कुछ होगा सिर्फ वही हार्ट होगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए, मैं जो है ना ये एक जार है, उसके अंदर जो है ना हमने एग डाला हुआ है। तो अब इसके अंदर पानी है। ठीक है, अब ये पानी जब हार्ट होगा तब जाके ये एग जो है ना हार्ट होगा। अब अगर ये एग इसके अंदर ना होता, बाहर पड़ा होता, तो ये इस पानी के ज़रिए से ये एग कभी भी हार्ट ना होता। मतलब इसमें हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस करेगी विद इन द फ्लूइड। ठीक है, फिर इसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल। इसके अंदर कोई भी पार्टिकल का कनेक्शन या उसका कंटेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से हीट ट्रांसफर होती है। जैसे हमने इसके नीचे ये आग लगाई होती है, तो देखिए कोई कंटेक्ट नहीं होता, बस सिर्फ वो उसके ऊपर, आग के ऊपर हमने ईंटों के जरिए या गैस के जरिए रखा होता है। बाकी वो सारा जो है ना रेडिएशन के जरिए वो हीट वहाँ पर पहुँच रही होती है। ठीक है, जार को नीचे से गर्म कर रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर रेडिएशन के अंदर कोई जो है ना कनेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती, कंटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से हीट ट्रांसफर होती है। और मेन बात आप लोगों को याद रखनी है कि हीट ट्रांसफर वहाँ पर होगी जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मतलब एक चीज़ कोल्ड होगी, एक चीज़ हॉट होगी, तब जाके हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, इसके अलावा वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो ये आप लोग पिक्चर देख लें, आप लोग को कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की सारी समझ आ जाएगी। देखिए, अब ये हमने एक जो है ना हीटर के ऊपर रखा हुआ है, एक पानी गर्म कर रहे हैं हम। तो देखिए, अब ये हीटर से इस ये जो जहाँ जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं उसको आप लोग देखिए, ये रेडिएशन के ज़रिए से इसको हीट अप कर रहा है। मतलब देखिए कोई भी कंटेक्ट वगैरह नहीं है, बस सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए ये जो ये हीटर इसको हीट दे रहा है, ये रेडिएशन के ज़रिए से दे रहा है। और ये पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं वो कन्वेक्शन के ज़रिए से हार्ट अप हो रहे हैं। देखिए ना, पहले एक पार्टिकल जो है ना हार्ट हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इस तरह सारे देखिए कन्वेक्शन के जरिए आपस में एक दूसरे को विद इन द फ्लूइड हीट अप कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो इसका मेटालिक जो इसका ग्राफ्टिंग, मतलब इसका जो जिसके जरिए से हम इसको पकड़ते हैं, वो देखिए वो भी हार्ट हो रहा है। तो वो क्यों हार्ट हो रहा है? कंडक्शन के जरिए से हार्ट हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह फैल रहा है डायरेक्ट कंटेक्ट के जरिए से एक एक इसका पार्टिकल आर्ट होता जा रहा है। तो इस पिक्चर के जरिए से शायद आप लोग को थोड़ा इसका समझ आ गया होगा। तो यही कुछ बातें थी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें जब हमारे पास ए प्लस बी 4 के बराबर हो और ए बी हमारे पास 3 के बराबर हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? ये वाला इस्तेमाल करना है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए हमें जो वैल्यूज दी गई है, देखिए ए प्लस बी की भी दी गई है, ये वाली। ठीक है, और ये तो हमसे मांग रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू भी हमें दी गई है, ये। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, हम इसको साइड पे कर लेंगे क्योंकि ये तो हमसे मांगा जा रहा है, और बाकी चीज़ों को हम सोल्यूशन के लिए पेश कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2ab को हम इस साइड पे लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये, और ये इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड डेटा हो जाएगा जो हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग वैल्यू पुट करें, ए प्लस बी की हमारे पास क्या वैल्यू है? 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab की क्या वैल्यू है? 3 है हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब देखिए इसको, अब ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 16, और माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आप इसको माइनस कर लें, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। सो इट मीन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू हमारे पास आ गई? 10। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वुडन बॉक्स वुड नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू बिकॉज। कहते हैं कि जो वुडन बॉक्स होते हैं वो लाइट को क्यों पास नहीं करने देते? बिकॉज ऑफ को वट। तो इसका मतलब ये है कि जो वुडन बॉक्स होते हैं, मिसाल के तौर पे मेज़ हो गया, टेबल वगैरह हो गया, उनसे लाइट क्यों नहीं गुजरती? बिकॉज वुडन बॉक्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। तो ये इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, पहले जो है ना हम ट्रांसपेरेंट पे बात कर लेते हैं, ट्रांसलूकेंट है और ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। तो ट्रांसपेरेंट में ये होता है कि लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कम्प्लीटली। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल कम्प्लीटली गुजर सके एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है जिनसे मुकम्मल लाइट गुजरे। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट में ये होता है कि लाइट पार्शियली पास होती है, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट्स पार्शियली। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गुजरेगी, और इसमें ट्रांसपेरेंट में कंप्लीट लाइट पास होती है एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, और ओपेक में ये होता है कि लाइट डज नॉट एबल टू पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती ओपेक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अच्छा, यू कैन सी थिंग्स प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में यही सब होता है कि उसकी जो दूसरे साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े थे आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो इट मीन्स
मीन्स दैट लाइट विल आल्सो बी पास थ्रू इट कम्प्लीटली। तो जब लाइट कम्प्लीटली एक जगह से इसके एक पार्ट से इसका एक ही मतलब इस तरफ से यहाँ तक पास हो सकती है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ेंगे वो आप यहाँ से देख सकेंगे आसानी से। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं जैसे लेंसेज हो गए, वाटर, ग्लास एटसेट्रा, इनके ज़रिए से आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो इट मीन्स दैट लेंसेज, वाटर एंड ग्लास आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑन द अदर एंड ट्रांसलेशन में ये होता है कि यू कैन सी थिंग्स प्लेस्ड, आप जो इसके दूसरे साइड पे चीज़ें पड़ी होती है वो पार्शियली देख सकते हैं, तो लाइट भी इससे पार्शियली पास होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास टिंटेड ग्लास है, कलर्ड बैलून्स है और फ्रस्टेड ग्लास एटसेट्रा। ठीक है, और ओपेक में ये होता है कि आप एक तो लाइट इज़ नॉट एबल, एक तो लाइट इससे एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं हो सकती, दूसरा ये कि जब लाइट पास नहीं होगी तो इट मीन्स दैट इसकी जो दूसरी साइड पे कुछ पड़ा होगा वो भी आप नहीं देख सकेंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास जैसे वुड हो गया, बॉक्स, बुक्स हो गए और ब्रिक्स वगैरह हो गए, ईंटें। ठीक है, बुक्स के आप एक साइड से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, तो इट मीन्स दैट बुक्स और वुड, ब्रिक्स वगैरह ये सारे क्या है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। तो इसकी मैं आप लोग को इधर एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देख लें हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इससे आप यहाँ से उस तरफ देख सकते हैं और लाइट भी इससे पास होती है। ये ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए, बल्ब हो गए, आइस वगैरह, विंडोज़, ये जो ग्लास विंडोज़ होती हैं उससे आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं और इससे लाइट भी पास होती है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसलूसेंट की। इसमें देखिए ये बटर पेपर है, कलर, प्लास्टिक है, ऑयल है, टिश्यू है, ग्लासेस, इनसे लाइट पास होती है बट पार्शियली पास होती है, और ऑब्जेक्ट्स भी आप इससे पार्शियली देख सकते हैं, ये टिश्यूज़ वगैरह हो गए, ऑयल वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर हमारे पास जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है वो तो आप लोग को पता है, उससे ना लाइट पास होती है ना आप इसके इर्द गिर्द कुछ देख सकते हैं, जैसे सिक्का हो गया, बुक हो गया, स्टील कप बोर्ड हो गया, स्टोन वॉल, ब्रिक्स वगैरह हो गए, प्लास्टिक चेयर वगैरह, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो इसमें भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैव इन कॉमन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स सब में कॉमन है। तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, याद रखें कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये मोस्टली सिर्फ प्रोटीन में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, और ये सल्फर है ये भी मोस्टली सिर्फ प्रोटीन में होता है। ठीक है, तो इसको भी सल्फर को भी आप प्रोटीन के साथ लिख लें। सोडियम वगैरह हो गया, ये भी कॉमन नहीं है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कॉमन नहीं है, सिवाय कार्बन के बाकी सब कॉमन नहीं है। सो इट मीन्स दैट द एलिमेंट विच ऑल द प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन कॉमन इज कार्बन। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करेंगे 4 मल्टीपल साइड इज़ अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ व्हाट। तो कहते हैं कि 4 ज़रबे साइड, यानी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्क्वायर है, तो अब आपने जब इसका पैरामीटर मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, 4 और इसकी बाकी सारे साइडें तो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो आप इसकी कोई भी साइड उठा लें, मिसाल के तौर पे इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसका ये 5 सेंटीमीटर उठाएं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये इसका 20 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो गया। मतलब 4 ज़रबे कोई भी साइड आप उठा लें, ये आपको पैरामीटर दे देगा ऑफ व्हाट, ऑफ स्क्वायर। तो ये फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला है, 4 ज़रबे साइड। तो हम इसके जो बाकी शेप्स हैं उनके पैरामीटर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, उनके फार्मूले आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो ये बाकी शेप्स के फार्मूले आप लोग देख लें पैरामीटर फाइंड करने के लिए। ट्रायंगल का यही हिसाब होता है कि ट्रायंगल के आप सारे साइडों को आपस में जमा करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, या जो भी इसके 3 साइडें होती हैं ट्रायंगल की, उन तीनों साइड को आप जमा करें तो ये आपको पैरामीटर दे देगा। ठीक है, रेक्टेंगल में यही हिसाब होता है कि रेक्टेंगल में ये और ये आपस में बराबर होती है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होती है। तो आप क्या करेंगे, 2 ज़रबे कोई भी ये एक साइड उठा लें और 2 ज़रबे कोई भी आप ये एक साइड उठा लें और उनको आपस में जमा कर लें, यानी 2 इंटू लेंथ और 2 इंटू विड्थ, कोई भी आप इसका उठा लें, ये आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे देगा। स्क्वायर को तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके सारे साइड आपस में बराबर होती है, तो आप 4 के साथ कोई भी साइड इसका ज़रब कर लें, ये आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे देगा। और फिर क्वाड्रिलेटरल का यही हिसाब होता है कि इसमें भी ट्रायंगल की तरह आप इसके सारे साइडों को आपस में जमा कर लेंगे, ये आपको पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दे देगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ फार्मूले ये आप लोग अपने पास लिख लें। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एमंग द फॉलोइंग। कहते हैं इनमें से कौन सा जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ऑप्शन ए है हमारे पास 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और ये 49, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और फिर है 56, और फिर है 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। ठीक है, तो इट मीन्स दैट 56 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 7 मल्टीपल 8 इज़ इक्वल टू 56। तो ये जो 56 है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजीज कंडीशन इज टू बी कॉल्ड व्हाट। कहते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करता है वो क्या कहलाता है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाता है या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज व्हाट। कहते हैं कि जो 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाकी जो ऑप्शन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देख लें, ये ह्यूमन एयर जो थे ना, ये
उन साउंड को सिर्फ सुन सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 20 हर्ट्स यानी बिटवीन द इंफ्रासोनिक एंड 20,000 हर्ट्स के दरमियान जो होगी, सिर्फ उसी को वो सुन सकता है। तो 20 हर्ट्स से जो कम होती है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 से जो ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो हम जो है ना इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के जो लिमिट्स हैं उनके दरमियान वाली आवाज़ को सुन सकते हैं। बेस्ट हेयरिंग जो होती है वो ह्यूमन की 100 से 2000 हर्ट्स के दरमियान जो साउंड होती है उसके लिए बेस्ट हेयरिंग होती है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होगी उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, ये यूज्ड इन सोनर एंड मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये जो अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होता है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है इंफ्रासोनिक, इसको सबसोनिक भी कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। जो एलिफेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एलिफेंट कम्युनिकेशन एंड बटरफ्लाइज फ्लिपिंग देयर विंग्स, हैवी मशीनरी, थंडर वगैरह, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर सुपरसोनिक जो है ना वो मोशन दैट इज़ फास्टर देन साउंड, यानी साउंड से जो फास्टर मोशन होती है उसको सुपरसोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, इट डू नॉट हेयर इट, हम इसको नहीं सुन सकते तब तक ये हमारे पास से ना गुजरे। जैसे सुपरसोनिक जेट्स हो गए जो कि सोनिक बूम बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब वो हवा में जाते हैं तो उससे सोनिक बूम निकलते हैं, तो आप उनको नहीं सुन सकते जब तक वो आपके करीब से ना गुजरे, मतलब आपके सर के ऊपर ना गुजरे, तब तक आप इसको नहीं सुन सकते, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड से भी तेज़ होती है सुपरसोनिक की। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ 3/7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज़ 4 देन 3/4 ऑफ द नंबर इज़ व्हाट। कहते हैं कि 3/7 सर्टेन नंबर, कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पे x, वो हमारे पास 4 के बराबर है, देन 3/4 ऑफ दैट सर्टेन नंबर विल बी व्हाट, यानी 3/7 ऑफ x इज इक्वल टू 4 देन 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले कोशिश करेंगे कि इसका x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो चले इसको जो है ना लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3/7 x इज इक्वल टू 4, तो ये 7 उस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, उस साइड पे जाएगा तो नीचे डिवाइड होगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स दैट 3x इज इक्वल टू 7 मल्टीपल 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 4 28। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब इससे जो है ना हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28/3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे 3/4 ऑफ x मालूम करेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर है, अब देखिए 3/4 ऑफ और x तो वैल्यू हमने मालूम कर लिया 28/3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 ज़रब x की वैल्यू हम डालेंगे 28/3 इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है। अब देखिए आप लोग इसको सॉल्व कर लें, ये 7 4 28 और ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 रह गया। इट मीन्स दैट जो 3/7 ऑफ सर्टेन नंबर 4 था, 3/4 ऑफ द सर्टेन नंबर इज़ 7, इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास इफ़ k इज इक्वल टू 15 देन k माइनस 2 इंटू 180/k इज इक्वल टू वट, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है। तो अब ये जो इक्वेशन हमें दी गई है k माइनस 2 इंटू 180/k इज इक्वल टू वट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये इसके अंदर k की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब हम इसके अंदर k की वैल्यू पुट करते हैं देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर हमने k की वैल्यू पुट कर ली, और ये हमारे पास हो जाएगा 180 बटा नीचे k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको, हाँ ये हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 2 13। ठीक है, और इस पर हम टेबल ले जाएंगे, देखिए हम इस पर 3 वाला टेबल ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 15 और ये हमारे पास हो जाएगा 6 3 18 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पर देखिए 5 वाला टेबल जा रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 1 5 और 5 12 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2 से तो 13 आया था और 180/15 से हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आता है 156, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज गिवन बाय, यानी किसी भी शेल के अंदर जब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ऑप्शन डी 2n² वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चंद बातें हैं, पहले हम बात करेंगे शेल के ऊपर। ठीक है, शेल हमारे पास होते हैं KLMNO, मुख्तलिफ नामों से इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कोई एटम होता है उसके अंदर शेल पाया जाता है। ठीक है, फिर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल, तो सब शेल हमारे पास कितने हैं, देखें एक है हमारे पास एस सब शेल, ठीक है, एक है हमारे पास पी सब शेल और एक है हमारे पास डी सब शेल और चौथा है हमारे पास एफ सब शेल। ठीक है, ये हमारे पास सब शेल है। फिर इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो ऑर्बिटल के अंदर होती है कि ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अब जब हमने एस सब शेल की बात की तो एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, उसको कहते हैं एस ऑर्बिटल। ठीक है, फिर हमने बात की पी सब शेल, तो पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक ऑर्बिटल है।
जिसका नाम है एस ऑर्बिटल, और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, एक है पी एक्स, एक है पी वाई और एक है पी जेड। ये इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है। फिर अच्छा, तो फिर है हमारे पास डी सबशेल में देखें कितने ऑर्बिटल है। डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, पहला डी एक्स वाई वाला है, दूसरा जो है ना हमारे पास डी जेड एक्स है, और तीसरा हमारे पास डी वाई जेड है, और चौथा हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा हमारे पास है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जो है ना हमारे पास अच्छा, फिर हमारे पास ये जो एफ सबशेल है इसके अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है, और ये जो डी सबशेल है इसके हमारे पास कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, और पी के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल थे, इस पर हमने बात कर ली, और एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है। ठीक है, अच्छा, अब चंद बातें आप लोगों ने ज़रूर बात याद रखनी है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की सलाहियत कितनी है, 2। ठीक है, तो इट मीन्स एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है, तो इट मीन्स इट कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, तो इट विल हैव मैक्सिमम 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम। और डी सबशेल है, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी तरह इस एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब ये कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, ये देखिए, नंबर ऑफ सबशेल मालूम करने के लिए n है, n फार्मूला है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन शेल ये 2n फार्मूले के जरिए से होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ये 2n स्क्वायर के जरिए से मालूम होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये जो चंद मैंने बातें की शेल सबशेल, ये तो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, शेल कितने हमारे पास के एल एम एन ओ, और सबशेल हमारे पास 4 है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, और इन सबशेल के अंदर फिर ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है, एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है। फिर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और डी सबशेल के अंदर 10 और एफ सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज गिवन बाय विच फार्मूला। तो ये 2n स्क्वायर के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो देखें, अब मिसाल के तौर पे हम पहले शेल की बात कर रहे हैं, के शेल की बात कर रहे हैं, तो के शेल के लिए जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे 2n स्क्वायर। तो कैसे लगाएंगे, देखें, 2 और इसका जो n है, n मतलब नंबर ऑफ शेल को, तो कौन से शेल की बात हो रही है, पहले शेल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें 1 और ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 और ये 2। इट मीन्स दैट पहले शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरा शेल है वो है एल, और वहाँ पर एन की वैल्यू होगी हमारे पास 2। अब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें 2n स्क्वायर वाला, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 4 और ये 8। इट मीन्स दैट सेकंड शेल दैट इज एल हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप तीसरे पर लगाएंगे तो एन की जगह 3 पुट करेंगे, चौथा शेल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 4 पुट करेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी मेजर्ड बाय 2n स्क्वायर फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास वाशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है सोडियम कार्बोनेट, यानी वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बाकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें, इनके फार्मूले देख लेते हैं। तो ये लोग आप लोग अपने पास लिख लें इसको। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन मांगा जा रहा था हमसे, वाशिंग सोडा का कह रहा था कि वाशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, तो वो सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है, और इसका फार्मूला है Na2CO3। ठीक है, फिर है दूसरे ऑप्शन में है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास है CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा भी कहते हैं या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल कंपाउंड विद द फार्मूला ऑफ NaHCO3। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन था वो हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास है CaCO3। ठीक है, तो ये अपने पास आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट है इफ़ 10 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। कहते हैं कि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर है कोई, उससे हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जवाब आया 35। ठीक है, यानी इफ़ 10 इज़ सब्ट्रैक्टेड, 10 को हमने माइनस किया किससे, फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है 5 टाइम्स यानी 5x, तो हमारे पास जवाब आया 35 इज़ लेफ्ट, तो 35 जवाब आया। तो सो व्हाट विल बी द नंबर, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, यानी ये x क्या है। तो आप लोग इसी इक्वेशन से इसका x की वैल्यू निकाले, देखें ये हमारे पास हो जाएगा 5x, और ये 10 इस साइड पे आएगा, यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये x इधर रह जाएगा, 5 उस साइड पे जाएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट 45/5 ये हो जाएगा हमारे पास x। और देखिए 45 पे 5 वाला टेबल जाता है कितनी बार, 9 मरतबा, तो 9 5 45 होते हैं, तो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 9 है, और ये ऑप्शन बी पे मौजूद है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और ये इसका सोल्यूशन है, ये आप लोग नोट कर लें।
अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन है, प्रेफरेंस आर आल्सो नोन एज, इसको स्पॉन्जिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किंगडम प्रेफरा एक एनिमल किंगडम है और इसको स्पॉन्जिस भी कहते हैं, ठीक है। और प्रेफरा का मतलब होता है इट इज़ पोर बेयरर, यानी इसकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, उसी के ज़रिए से ये जो है ना इंजेक्शन करते हैं और उसी के ज़रिए से ये इजेक्शन करते हैं, मतलब खुराक भी उसी पोर्स के ज़रिए से लेते हैं और उसको एक्सक्रीट भी उसी पोर्स के ज़रिए, इसलिए इसको प्रेफरेंस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम स्पॉन्जिस भी है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 में कहते हैं कि फाइंड द सोल्यूशन फॉर एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू मालूम करें व्हेन एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 10, यानी अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 10 है तो एक्स की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। अब देखिए हमें सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो कैसे ख़त्म करेंगे, देखिए इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। और इस साइड पे 10 का अंडर रूट क्या है, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 100 है, ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, तो सिंपल है। अच्छा, अब देखें, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, कोई नंबर इंटीजर्स है, एक्स है और वाई है, ठीक है, इज़ 42, उनका सम क्या है हमारे पास 42 है। पहले तो आप लोग ये इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस हमारे पास क्या है 22। तो कहते हैं कि देन द ग्रेटर ऑफ द 2 इंटीजर, तो इन 2 इंटीजर्स में सबसे जो ग्रेटर वाला है वो कौन सा है। तो अब हमें तो मालूम नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है, वही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन का जवाब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो आप लोग क्या करें, इसको ऐड कर लें। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये तो दोनों आपस में ऐड होंगे, तो ये हमारे पास 2x हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, और इनको आपस में ऐड कर लो, ये 64 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 42 + 22 64, ठीक है। तो अब देखिए ये x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 2 साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 32। इट मीन्स दैट हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई हमारे पास 32। अच्छा, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, ताकि हमें दोनों इंटीजर्स मालूम हो जाए कि फिर हम इसको अखज़ कर सकें कि इसमें कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। अब देखिए हम x की वैल्यू हमारे पास आ गई 32, y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल कर लेंगे, x + y = 42 वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, वो हो जाएगी 32 और y = 42। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 42, और यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। सो अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू थी हमारे पास 32 और y की वैल्यू थी हमारे पास 10। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ये x की वैल्यू है, तो यही हमारा इसका ऑप्शन है, हमसे मांगा भी ये जा रहा है। देन द ग्रेटर ऑफ द 2 इंटीजर इज 32, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास गैस इज एक्सचेंज इन द एविलाई बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। जो हमारे लंग्स के अंदर एविलाई है उसके अंदर गैस एक्सचेंज किसके जरिए से होती है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर सोल्यूशन फॉर द सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट। आप लोग इंशाल्लाह तैयार रहें, हम तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत जल्द कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और गुजारिश है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। शुक्रिया।